Now the next topic is criteria for similarity of triangles. दो ट्राइंगल सिमिलर कब होंगे उसके लिए क्राइटेरिया का मतलब होता है एक तरीके से एक मेथड टू आइडेंटिफाई, ठीक है, शॉर्टकट मेथड टू आइडेंटिफाई सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। तो जैसा कि हमने डिफाइन किया था कि कोई भी दो पॉलीगन की बात करें अगर हम, तो उनके साइड सेम प्रोपोर्शन में होनी चाहिए और एंगल्स जो हैं सेम होने चाहिए, मतलब सेम नंबर ऑफ साइड वाले। जैसे अगर दो क्वाड्रिलेटरल को हम सिमिलर तब कहेंगे जब उनके साइड्स, ऑब्वियसली क्वाड्रिलेटरल को ट्रायंगल से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, सिमिलैरिटी नहीं होगी कभी भी, क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल के सिमिलर नहीं होगा। तो एक क्वाड्रिलेटरल के ही सिमिलर हो सकता है, एक ट्रायंगल के ही सिमिलर हो सकता है। तो बात करते हैं ट्रायंगल के सिमिलैरिटी की, तो उसके लिए कंडीशन ये होता है कि सारे एंगल्स इक्वल होनी चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इनफैक्ट सारे एंगल्स बोलना सही नहीं होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स सेम प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। जैसे देखो ये दो फिगर्स दिए हुए हैं, ABC एक ट्रायंगल है एंड DEF दूसरा ट्रायंगल है। तो आप ABC को, ये ध्यान से समझना कि ABC बोल रहा हूं मैं, पहले मैं A बोल रहा हूं, फिर B बोल रहा हूं, फिर C बोल रहा हूं। ABC ट्रायंगल को आप कहते हो कि ये ट्रायंगल DEF के सिमिलर है। सिमिलर के लिए ये सिंबल यूज होता है, जैसा कि कॉन्ग्रुएंसी के लिए ये सिंबल यूज होता था, याद करो, वैसे ही सिमिलैरिटी के लिए ये सिंबल यूज होता है। इस तरीके से यूं बना देते हैं ना। तो दो ट्रायंगल्स अगर सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल वर्ड का मतलब जो है वो ये है कि इसका करस्पॉन्डेंस इसके साथ है, मतलब एंगल A एंगल D के इक्वल होना चाहिए, एंगल B एंगल E के इक्वल होना चाहिए एंड एंगल C एंगल F के इक्वल होना चाहिए। यही है करस्पॉन्डेंस वर्टाइसेस के बीच में। तो ये वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स का करस्पॉन्डेंस इसके बीच इसके साथ है, B का करस्पॉन्डेंस E के साथ है एंड C का F के साथ है। तो दो ट्रायंगल्स को अगर हम कहते हैं कि सिमिलर हैं तो उसके लिए कंडीशन ये है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होना चाहिए, AD के बराबर, BE के बराबर एंड CF के बराबर, एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स, मतलब AB का करस्पॉन्डेंस DE के साथ है। क्यों AB का करस्पॉन्डेंस DE के साथ है, क्यों AB का करस्पॉन्डेंस ED के साथ नहीं है? मतलब AB का करस्पॉन्डेंस मैं DE के साथ क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि AB में A एंगल और DE में D एंगल बराबर है, और AB में जो B एंगल है वही DE में E एंगल है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि AB का करस्पॉन्डेंस DE के साथ है, ना कि AB का करस्पॉन्डेंस ED के साथ है। ऐसा बोलना सही नहीं होगा। वैसे ही BC का करस्पॉन्डेंस EF के साथ है, बिकॉज एंगल B एंगल E के इक्वल है। तो जब BC का करस्पॉन्डेंस मैं कह रहा हूं कि EF के साथ है, जैसा कि आप जानते हो ऐसे इस तरीके से करस्पॉन्डेंस दिखाते हैं, डबल एरो के साथ, दोनों साइड में एरो होता है उससे दिखाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि B जो पॉइंट है वो E से कंपेरेबल है एंड C पॉइंट F से कंपेरेबल है। ऑब्वियसली ABC ट्रायंगल को जब आप DEF के सिमिलर कह रहे हो तो B का करस्पॉन्डेंस E के साथ होगा, C का करस्पॉन्डेंस F के साथ होगा। तो सिमिलैरिटी ट्रायंगल के लिए एंगल्स इक्वल होने चाहिए एंड देन साइड सेम प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। करस्पॉन्डिंग साइड्स, यस, करस्पॉन्डिंग साइड सेम प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको ध्यान रखना होगा। सो एनसीईआरटी में देखो यही एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। सो एनसीईआरटी में यही एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है जो मैंने अभी आपको बताया कि इट मस्ट बी नोटेड दैट एज डन इन द केस ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू ट्रायंगल्स, द सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स शुड also be expressed symbolically using correct correspondence of their vertices. For example, for the triangle ABC and DEF of figure 6.22 जो हमने अभी डिलीट कर दिया, अगर आप ABC को DEF के EDF के सिमिलर या ABC को FED के सिमिलर बोल देते हो तो गलत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, उल्टा पुल्टा करके लिख सकते हैं। जैसे देखो, अगर आप कहते हो, एक सेकेंड के लिए जरा सोचो, कि अगर आप कहते हो, या फिगर बनाने से अच्छा है वही फिगर मैं कॉपी कर दूं, तो देखो ये फिगर मैंने ड्रॉ कर दिया फिर से। इसमें कहा जा रहा है कि कह रहा है कि ABC को आप EDF के सिमिलर नहीं लिख सकते हो, ABC को EDF के नहीं। क्यों? क्योंकि A का करस्पॉन्डेंस D के साथ है। तो आपको जैसे ही ABC लिखोगे तो आपको देखना होगा कि A का करस्पॉन्डेंस किसके साथ है, D के साथ है तो पहले D आएगा, फिर B का करस्पॉन्डेंस किसके साथ है, E के साथ है, तो यहाँ पर F मत लिख देना, पहले E लिखो, और फिर C का करस्पॉन्डेंस F के साथ है तो ऑब्वियसली यहाँ पर F आएगा। तो ये ट्राइंगल की सिमिलैरिटी के लिए इस तरीके से हम यूज करेंगे, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। ट्राइंगल ABC को आप ना तो EDF लिख सकते हो, ना ही ट्राइंगल ABC को FED लिख सकते हो। हाँ, अगर आप BAC लिखना चाहते हो, जैसे मान लो कि आपने B को पहले लिख दिया और फिर A को बाद में, फिर C को लास्ट में लिख दिया है, तो ऑब्वियसली B का करस्पॉन्डेंस किसके साथ है,
ई के साथ है तो पहले ई लिख देंगे, फिर देखेंगे ए का करस्पॉन्डेंस किसके साथ है, डी के साथ है, तो यहाँ डी लिख देंगे, ठीक है। और सी का करस्पॉन्डेंस किसके साथ है, एफ के साथ। तो ऐसा लिखना सही है, मतलब इसमें कोई इशू नहीं है। ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। अगर मैं लिखूं चाहे ट्राइंगल बी ए सी ई डी एफ के सिमिलर लिख दो, तो ये दोनों के दोनों बातें सही हैं, ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। बल्कि इनफैक्ट इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, सी बी ए अगर आप लिखना चाहते हो तो ये किसके सिमिलर लिख दोगे आप, सी का करस्पॉन्डेंस देखो किसके साथ है, एफ के साथ है, तो आप यहाँ एफ लिख दो। फिर बी का करस्पॉन्डेंस किसके साथ है, ई के साथ है, तो आप यहाँ ई लिख दो। और फिर ए का करस्पॉन्डेंस किसके साथ है, डी के साथ है, तो यहाँ डी लिख दो। तो ये भी लिखना सही है इस तरीके से, ये तीनों तरीके सही है, ठीक है। बट इस तरीके से एबीसी को ईडीएफ और एबीसी को एफईडी ये सब नहीं लिख सकते हैं, यही आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश हो रही है। और इसमें कई सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, तो ये सावधानी आपको रखनी है। नाउ क्राइटेरिया स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया है, या कहें कि थ्योरम है इनफैक्ट, कि इफ इन टू ट्राइंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इसका क्या मतलब हुआ कि कोई भी एक ट्राइंगल है, कोई भी एक नहीं बल्कि दो ट्राइंगल्स हैं। जैसे देखो ये ट्राइंगल बनाया मैंने और मैं क्या कर रहा हूं कि इसी को कॉपी किया मैंने और यहां पर पेस्ट कर दिया। तो ये तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं क्योंकि कॉपी पेस्ट हो रखा है यहाँ पर। बट एक काम करते हैं, क्यों ना मैं इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर दूं। एक्सपैंड करने का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर रेशियो में ना ये साइड जो है इंक्रीज हो गए हैं। ये देखने में एक जैसे ही लग रहे हैं, अगर ध्यान से आप देखोगे तो आपको ये दोनों एक जैसे ही दिखेंगे। बल्कि कह सकते हो कि ये छोटा, इसका कह सकते हो छोटा भाई दिखेगा, इस ट्राइंगल का छोटा सा भाई है ये। तो दोनों एक जैसे ही दिख रहे हैं, बस साइज का डिफरेंस है ना। शेप दोनों का सेम है बट साइज दोनों की डिफरेंट है। तो ये दोनों फिगर्स सिमिलर फिगर्स हैं, ठीक है। तो अब नेचुरली इसके एंगल्स भी इक्वल होंगे। यहाँ तो एंगल में तो कोई इश्यू है ही नहीं कि ये जो एंगल होगा इसका इसके बराबर होगा और ये जो एंगल है ये इसके इक्वल होगा, है ना। खाली साइड की लेंथ बढ़ी है, एंगल नहीं बढ़ा घटा है, एंगल तो सेम ही है, ठीक है। और ये एंगल इसके बराबर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। ओके, अब हमें खाली एंगल्स इक्वल दिया हुआ है, साइड सेम प्रोपोर्शन में है वो नहीं दिया हुआ है। और मेरी बात ध्यान से सुनो कि आपको अगर दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है, सिमिलर बताना है, या ये कहना है कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो उसके लिए जो कंडीशन होती है वो ये कि दोनों ट्राइंगल में सारे एंगल्स इक्वल होने चाहिए, ठीक है। जैसे ये ए है और ये बी ए बी सी ट्राइंगल है और ये मान लो कि इसका नाम हमने डी ई एफ दे दिया, तो एंगल ए एंगल डी बराबर होना चाहिए एंगल बी एंगल ई के, और एंगल सी एंगल एफ के बराबर होना चाहिए। ये एक फैक्ट है। और इसके साथ साथ साइड्स सेम प्रोपोर्शन में होना चाहिए। तो इसमें तो खाली ये थ्योरम ये कह रहा है कि भाई करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। तो हमें यही इसमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल के एंगल्स अगर इक्वल हैं तो उनके साइड भी सेम प्रोपोर्शन में होंगे, ठीक है। और उसको प्रूव करने के लिए बहुत ही सिंपल सा लॉजिक ये होता है कि आप इस ट्राइंगल को उठा करके यहां पर रख दो, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रही होगी एक लाइन जैसी दिख रही होगी यहां पर, ये जो लाइन जैसी आपको दिख रही है, ये मान लो कि इसका मैं नाम PQ दे देता हूं। तो ये PQ लाइन जो है ये पैरेलल होगी नेचुरली इसके, क्यों, क्योंकि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, ठीक है। और फिर आप बीपीटी यूज करके क्वेश्चन को आप प्रूव कर सकते हो, इस चीज को, इस बात को प्रूव कर सकते हो कि साइड सेम प्रोपोर्शन में होंगे। तो वही इस क्वेश्चन में किया गया है। तो अब इस क्वेश्चन में प्रूफ हम देख लेते हैं। प्रूफ ऑलरेडी एनसीईआरटी में किया हुआ है, मैं उसी को एक्सप्लेन कर देता हूं। तो देखो ये दो ट्राइंगल्स हैं एबीसी और डीईएफ। ये डीईएफ बड़ा वाला ट्राइंगल है और दोनों ट्राइंगल्स के ऑब्वियसली एंगल्स इक्वल दिए हुए हैं। ये एंगल इसके बराबर है, ऐसे ही बी एंगल ई के बराबर है, एंगल सी एंगल एफ के बराबर है। तो हम एक काम तो कर ही सकते हैं इस तरीके से कि PQ एक लाइन इस तरीके से हम ड्रॉ कर दें, पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दें ऑब्वियसली EF के, सच दैट ये जो DPQ ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ABC के। भाई देखो क्या किया गया है, इस ट्राइंगल को एक्सपैंड करके बड़ा कर दिया गया है ना। तो जो बड़ा जितना किया गया है, ठीक है, तो इसी ट्राइंगल में उतना छोटा हम बना देते हैं। जैसे मान लो ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, और इसी का हमने एक बड़ा भाई बना दिया इस तरीके से। तो जितना बड़ा ये है, मान लो ये 5 सेंटीमीटर का था, एक सेकंड ले मान लो, तो 5 सेंटीमीटर यहाँ ले लो, ठीक है। मान लो ये 6 सेंटीमीटर का था तो 6 सेंटीमीटर यहाँ ले लो। अब नेचुरली सी बात है कि मैंने जैसे ही यहाँ पर ये लाइन खींचा तो अब ये जो ट्राइंगल होगा, ये जो ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल आपस में तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये भी 5, ये भी 5, सॉरी ये भी 5, ये भी 5, ये भी 6, ये भी 6, और ये एंगल तो इसके इक्वल हमने ड्रॉ ही किया था, मतलब सिमिलर थे तो हमने एंगल तो इक्वल ले ही रखा है। तो ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ओके,
तो इस तरीके से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो नेचुरली जो है ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, बी एंगल जो है इसके इक्वल हो जाएगा, और सी एंगल जो है ये इसके इक्वल हो जाएगा, और फिर आप इसमें बीपीटी लगा दो तो ये पैरेलल लाइंस हो जाएंगे, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो जाएगा, फिर बीपीटी लगा दो तो बीपीटी कहता है कि पैरेलल लाइन है अगर तो डीपी बाई पीई की वैल्यू जो है वो डीक्यू बाई क्यूएफ के इक्वल हो जाएगी, है ना, बीपीटी से। वाई का रीजन क्या होगा, बीपीटी, ठीक है, और इसका रीजन क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और इसका रीजन देखो, अब ये ए बी बाई डी कह रहा है, ए बी बाई डी, ठीक है, और ए सी बाई डी एफ के इक्वल कैसे हो जाएगा, वेरी गुड क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे, तो बहुत सिंपल है इस क्वेश्चन का आंसर, भाई ये जो डीपी है, ये डीपी जो लेंथ होगी वो तो ए बी के बराबर होगी ना, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट है, ये ट्रायंगल ए बी सी और ये डी पी क्यू, तो इसीलिए डीपी को रिप्लेस कर दिया गया है ए बी से, और ऐसे ही डी क्यू को रिप्लेस कर दिया गया है ये ए सी से। इसका रीजन क्या लिखेंगे, ये वाई जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उसमें आप ये कह सकते हो भाई ए बी सी को तो अभी अभी प्रूव किया ना हमने ट्रायंगल डी पी क्यू के कॉन्ग्रुएंट है, तो कॉन्ग्रुएंट होगा तो साइड तो बराबर ही होंगे, ए बी डी पी के बराबर ही तो होगा, तो डीपी को हम ए बी से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि ए बी बाई डी, इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम देखें, नाउ ये कैसे रिजल्ट आएगा, दूसरा वाला पार्ट की ए बी बाई, हमने ये तो अभी प्रूव कर दिया, ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ, ये तो प्रूव कर दिया। लेकिन अभी तो एक पार्टी ये इसी तरीके से इसी क्वांटिटी को ए बी बाई डी ई को हमें बी सी बाई ई एफ भी दिखाना है, तो उसके लिए क्या करना होता है, जैसे ये लाइन हमें इस तरीके से हमने पैरेलल ड्रॉ किया है, तो ये पी क्यू की लेंथ जो है, जैसे आप देख सकते हो कि बी सी के बराबर आई थी PQ की लेंथ, तो उसी तरीके से एक काम करो, ये PQ को यहां नहीं ड्रॉ करके अगर आप ये ऐसे ड्रॉ कर देते तो भी तो ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो सकते थे, ठीक है, और फिर ये रिजल्ट आएगा, फिर उस केस में क्या होगा, अगर PQ यहां आ जाएगा तो सेम लॉजिक से फिर आप कह सकते हो कि AB बाई डी जो है ऐसे ही BC बाई EF के इक्वल प्रूव किया जा सकता था, और हेंस अब तीनों रेशियोज जो है बराबर हो जाएंगे, मतलब प्रोपोर्शन में आ जाएंगे इस तरीके से। तो एक लास्ट में ये रिमार्क लिखा हुआ है वो भी देख लेते हैं, इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू द टू एंगल्स ऑफ अनदर ट्रायंगल, देन द by the angle sum property of triangle their third angle will also be equal, and therefore AAA similarity criteria can also be stated as follow। ये है क्राइटेरिया कि if two angles of one triangle are respectively equal to two angles of another triangle, then the two triangles are similar। तो अभी जो हमने ये किया था ये था ट्रिपल ए क्राइटेरिया, मतलब कि अगर कोई दो ट्राइंगल्स हैं, कोई भी दो ट्राइंगल है, एक छोटा ट्राइंगल और एक बड़ा सा ट्राइंगल हो, ठीक है, दोनों का ठीक है, तो इन दोनों ट्राइंगल्स को हम कहेंगे सिमिलर है, मतलब ये एंगल इसके बराबर हो अगर, ये एंगल इसके बराबर हो और ये एंगल इसके बराबर हो अगर, तो हम कह सकते हैं दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं ए क्राइटेरिया से। एक और क्राइटेरिया होता है कि ये मान लो कि दो ही एंगल्स इक्वल दिए हुए, ये नहीं दिया हुआ इक्वल, तो नेचुरली एंगल सम प्रॉपर्टी से तो ये इक्वल हो ही जाएगा, अगर ये x है और ये भी x है, ये y है और ये भी y है, तो ये तो ऑब्वियसली 180 माइनस एक्स माइनस वाई होगा, और ये भी 180 माइनस एक्स माइनस वाई होगा, तो तीनों एंगल तो इक्वल हो ही जाएंगे। तो ये डबल ए क्राइटेरिया कहलाता है, ये एंगल सिमिलैरिटी कहलाता है। तो ये two angles of one triangle are respectively equal to the two angles of the another triangle, then the two triangles are similar, and this may be referred as AA similarity, double A similarity भी कहते हैं इसको, दो बार A आया हुआ है, ठीक है, similarity criteria for two triangles। Next theorem is, if two triangles side of one triangle are proportional to or in the same ratio of the sides of the other triangle, then their corresponding angles are equal and hence the two triangles are similar। आपसे ये कहा जा रहा है कि दो ट्राइंगल्स हैं, एक तो ABC ट्राइंगल है, दूसरा DEF ट्राइंगल है, और ये दोनों ट्राइंगल्स में साइड्स का रेशियो सेम है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है, दैट इज AB बाई DE की जो वैल्यू है वो AC बाई DF के बराबर है और वही BC बाई EF के बराबर है। तो दोनों ट्राइंगल में कोई एक छोटा होगा कोई बड़ा होगा, हमने यहाँ पर ऐसे ABC को ट्राइंगल को छोटा ट्राइंगल ले लिया है, ऑब्वियसली इक्वल भी हो सकते थे तो कॉन्ग्रुएंट हो जाता, लेकिन यहाँ पर हमने ABC ट्राइंगल को छोटा ट्राइंगल लिया हुआ है, तो जो AB बाई DE का रेशियो होगा वो ऑब्वियसली लेस देन 1 होगा। दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन चलो ये दो ट्राइंगल्स के साइड सेम प्रोपोर्शन में दिए हुए हैं और फिर कह रहे हैं कि ये सिमिलर हो जाएगा। ये क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया ये है कि अगर आपको दो ट्राइंगल दिख गए और आपने उसमें ये भी देख लिया कि जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है वो इक्वल है, तो आप ये क्लेम कर सकते हो कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। लेकिन आपके दिमाग में फिर आएगा कि लेकिन ट्राइंगल तो सिमिलर तब होते हैं जब साइड सेम प्रोपोर्शन में हो और साथ ही साथ एंगल्स भी इक्वल हो। इसमें तो एंगल के बारे में कुछ कहा ही नहीं जा रहा है, हमने तो क्या कहा कि भाई दोनों ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड सेम प्रोपोर्शन में है, एंगल के बारे में तो कोई बात ही नहीं की, तो एंगल इक्वल होगा, यही तो थ्योरम है, यही थ्योरम है कि भाई
साइड्स सेम प्रोपोर्शन में अगर होंगे तो एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे एंड देयरफॉर ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि कैसे एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा कि आपको ना ये ए बी लेंथ के बराबर डीपी लेना है, मतलब ये डीपी और ए बी आपका बराबर है, और ऐसे ही ए सी जो है वो डी क्यू के बराबर है, करेक्ट है। तो इस तरीके से डीपी और ए बी बराबर है और ए सी डी क्यू के बराबर है, फिर हम ये पी क्यू डी पी क्यू एक ट्राइंगल बन जाएगा। अब समझते हैं इसको, पी को क्यू से ज्वाइन कर देंगे। तो अब देखो क्या होगा, इसमें लिखा हुआ है प्रूफ जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसमें कह रहा है कि डीपी बाई पीई की जो वैल्यू होगी डीपी बाई पीई तो वो डी क्यू बाई क्यू एफ के बराबर होगी एंड पी क्यू इज पैरेलल टू क्यू एफ। डीपी बाई पीई अगर इक्वल हो जाए डी क्यू बाई क्यू एफ तो पी क्यू तो ई एफ के पैरेलल हो ही जाएगा, कन्वर्स ऑफ बीपीटी से। लेकिन ये डीपी बाई पीई डी क्यू बाई क्यू एफ के इक्वल हो कैसे गया, जबकि हमें पता नहीं है कि ये पैरेलल है कि नहीं है, ठीक है, और ये एंगल इसके बराबर है कि नहीं है, कैसे ये करेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल है, आप समझ सकते हो इस तरीके से। सो अगर मान लो एक सेकंड के लिए कि मैं इसको कह दूं कि ये है x, तो ये भी x हो जाएगा। इसको कहते हैं y, तो ये भी y हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये छोटे छोटे जो वैल्यूज हैं ये pe और qf, इसको हम ऐसा करते हैं कि इसको a और b ले लेते हैं, स्मॉल a स्मॉल b, समझ गए होंगे। p को a ले लिया है और qf को b ले लिया है। तो क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये तो दिया हुआ है ना कि ab अपॉन में de इज इक्वल टू ac अपॉन में df, ये तो गिवन है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ये गिवन है। तो मैं इसको उल्टा करके भी लिख सकता हूँ, डी अपॉन में ए बी इज इक्वल टू डी एफ अपॉन में ए सी, ठीक है। और फिर मैं डी को लिख दूंगा, डी को ध्यान से देखो तो एक्स प्लस ए है, एक्स प्लस ए, और ए बी को देखो क्या है, एक्स है। डी एफ को क्या लिख सकते हैं, वाई प्लस बी अपॉन में ए सी क्या है, वाई है। और फिर इसको फ्रैक्शन को अलग अलग कर दो, मतलब अलग अलग से मतलब है एक्स बाई एक्स प्लस ए बाई एक्स लिख सकते हैं, एक्स प्लस ए बाई एक्स को एक्स बाई एक्स प्लस ए बाई एक्स लिख सकते हैं, और इसको y प्लस वाई, वाई अपॉन बाई वाई। तो आप समझ पा रहे होगे, ये x बाई एक्स तो 1 होता है, y बाई वाई भी 1 होता है, कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो a बाई एक्स आ जाएगा। लेकिन a क्या है, ये तो pe है ना, और x क्या है, ab इक्वल टू, या ab नहीं बल्कि तो आप इसको dp लिख सकते हो, ab ही dp है, ठीक है, dp है ये, और इक्वल टू b कितना है, qf, और qf बाय डी क्यू, वाई क्या है ये, तो और फिर इसको रेसिप्रोकल कर दो तो ये आ जाएगा dp बाय pe इज इक्वल टू डी क्यू बाय क्यू एफ। इस तरीके से ये रिजल्ट आएगा, है ना। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पर कि dp बाई pe डी क्यू बाई क्यू एफ के इक्वल आएगा। और ऑब्वियसली ये तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी होता है, dp बाई pe अगर डी क्यू बाई क्यू एफ के इक्वल होगा तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी से पी क्यू पैरेलल हो जाएगा ई एफ के। तो यहाँ पर हाउ जो लिखा हुआ है उसका आंसर आपको मिल गया होगा। नेक्स्ट है पी एंगल जो है वो क्यू के बराबर हो जाएगा। अब भाई ये पैरेलल ही जब हो गया, पी क्यू जब पैरेलल हो गया ई एफ के, तो ये पी एंगल ई के इक्वल हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और ये एंगल इसके बराबर आ जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से, क्योंकि लाइन तो पैरेलल हो चुका है अब। ओके, अब यहां से हम कह सकते हैं कि देखो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। कौन कौन से, एक तो ये छोटा वाला ट्राइंगल जो दिख रहा है आपको डीपी क्यू, ठीक है, ये डीपी क्यू जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है वो, ये डीपी क्यू ट्राइंगल, छोटा ट्राइंगल जो है, और एक पूरा बड़ा ट्राइंगल, ये ट्राइंगल DPQ और DEF सिमिलर है। क्यों सिमिलर है, क्योंकि इसका ये एंगल इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर है। तो लास्ट थ्योरम जो हम लोगों ने किया था, लास्ट थ्योरम के हिसाब से कि जब एंगल्स, दो एंगल्स बराबर होते हैं तो उनके साइड्स भी सेम प्रोपोर्शन में हो जाते हैं, फिर ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं। तो उस लॉजिक से ये अब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, तो DP बाय DE इक्वल हो जाएगा DQ बाय DP बाय DE इज इक्वल टू DQ बाय DF के, DQ बाय पूरा साइड, और इक्वल हो जाएगा वही PQ बाय EF के। करेक्ट है, यहां तक तो समझ में आ गया, दोनों ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। क्यों, क्योंकि यहां पर हम कह सकते हैं DPQ ट्राइंगल, सॉरी DPQ ट्राइंगल इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। रीजन क्या होगा इसका, एंगल सिमिलैरिटी। ओके, अब इसके बाद इन्होंने क्या किया नेक्स्ट स्टेप में, ये PQ को BC से रिप्लेस कर दिया है। ऐसा कैसे कर सकते हैं, ऐसा इसलिए कर सकते हैं क्योंकि अगर हम DP बाई PE देखें, ठीक है, DP बाई PE की वैल्यू अगर निकालें हम, तो DP बाई PE किसके इक्वल होगा, सॉरी DP बाई PE नहीं, DP बाई DE, DP बाई DE किसके इक्वल होगा, DP बाई DE इक्वल होगा AB बाई DE के। क्यों भाई, DP तो AB के इक्वल है ना, DP तो AB के इक्वल है, तो DP बाई DE को, DP बाई DE को AB बाई DE लिख सकते हैं। बट AB बाई DE किसके इक्वल है, देखो क्वेश्चन में गिवन है CA बाई FD के, है ना, या BC बाई EF के, BC बाई EF के। इसीलिए यहाँ पर DP बाई DE जो कि हम AB बाई DE लिख सकते हैं, बट AB बाई DE तो BC बाई EF के इक्वल है, इसलिए BC बाई EF के इक्वल लिखा दिया है। तो कैसे लिए, गिवन है, ये गिवन है। ऑल्सो
ये भी इसमें जरूरी है यहाँ पर कि हम कह सकते हैं कि जो ए बी है बच्चों वो डीपी के बराबर है, इसी वजह से ऐसा कर सकते हैं। अब ये दोनों रेशियोज, ये जो प्रोपोर्शन है, ये जो आप कह सकते हो रेशियोज हैं वो, और ये रेशियोज तो ये तो सेम ही लग रहे हैं बिल्कुल। डीपी बाई डी पी क्यू बाई ई एफ के इक्वल है, और डीपी बाई डी जो है वो बीसी बाई ई एफ के इक्वल है। सो ये समझ में आ गया होगा आपको, है ना, इस तरीके से रिप्लेस किया गया है। तो अब ऑब्वियसली बीसी जो है वो पी क्यू के इक्वल हो जाएगा, है ना, दो रेशियोज इक्वल होते हैं, डीपी बाई डी पी क्यू बाई ई एफ के इक्वल है, डीपी बाई डी बीसी बाई ई एफ के इक्वल है, दैट मीन्स पी क्यू बाई ई एफ डी बीसी बाई ई एफ के इक्वल होगा, और पी क्यू जो है बीसी के इक्वल हो जाएगा। तो पी क्यू जब बीसी के इक्वल हो ही जाएगा तो पहले ही देखो ध्यान से कि ए बी तो हमने ऑलरेडी जानबूझ के कंस्ट्रक्ट ही किया हुआ है डीपी के बराबर, और ए सी को हमने कंस्ट्रक्ट ही किया हुआ है डी क्यू के बराबर। तो ये ट्राइंगल एस 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 क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, एबीसी और डीपी क्यू कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है, एस 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 क्राइटेरिया से, ये एस 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 क्राइटेरिया से। और ये क्यों, वाई का आंसर क्या था कि भाई ये दोनों बराबर है ना बेसिकली, क्योंकि डीपी बाई डी पी क्यू बाई ई एफ के इक्वल है, डीपी बाई डी बीसी बाई ई एफ के इक्वल है, तो पी क्यू बाई ई एफ जो है बीसी बाई ई एफ के इक्वल होगा, और फिर पी क्यू जो है बीसी के इक्वल हो जाएगा। एंड जब ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो अब उसके बाद आप क्लेम कर सकते हो एंगल ए एंगल डी के, एंगल बी एंगल ई के, एंगल सी एंगल एफ के इक्वल हो जाएगा। ये तो जानते ही हम सीपीसीटी से, हाउ का मतलब यहाँ पर इसका आंसर होगा सीपीसीटी से, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि अगर हमें दो ट्राइंगल्स दिए हुए हैं जिनमें की एक स्पेशल बात ये है कि अगर ये साइड 2 सेंटीमीटर है और ये 6 है, ये 3 है और ये 9 है, और ये अगर मान लो कि 4 है तो ये 12 है, मान लेते हैं, ऐसा मान लेते, देखने से लग नहीं रहा है वैसे, लेकिन चलो कोई नहीं, मान लेते हैं इस तरीके से। तो क्या हमें दिख रहा है यहाँ पर कि इनके रेशियोज सेम है, 2/6 इज इक्वल टू 1/3 आएगा, 3/9 आएगा 1/3, ठीक है। और इस साइड का रेशियो अगर बात करें तो वो भी 4/12 मतलब 1/3 ही आएगा, ठीक है। तो अब रेशियो सारे सेम है, ऑब्वियसली इनके एंगल्स भी सेम हो जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से एंगल्स भी सेम हो जाएंगे और ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर होंगे। और सिमिलर हम कैसे कह सकते हैं, जब देखेंगे कि साइड का सेम रेशियो है तो हम इसको कहेंगे कि ये इतना ही सफिशिएंट है टू आइडेंटिफाई सिमिलर ट्राइंगल्स, और हम कहेंगे कि एस 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 क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं, ठीक है। आपको प्रूव नहीं करना होगा हर एक क्वेश्चन में कि आप एंगल्स को भी इक्वल दिखाओ, एंगल अपने आप इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये शॉर्टकट है एक तरीके से, ये आपको साइड सेम रेशियो में दिख गया है ना, साइड का रेशियो निकाला हमने 1/3 1/3 1/3 आ गया, तीनों बराबर आ गए साइड का रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, तो आप क्लेम कर सकते हो कि दोनों ट्राइंगल्स जो है वो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, बात खत्म। ऑब्वियसली एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, वो हमने थ्योरम में देख लिया है कि कैसे एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, तो आपको आई होप समझ में आया होगा। सो एक रिमार्क भी है यहाँ पर, इसमें लिखा हुआ है यू मे रिकॉल दैट आइदर ऑफ द टू कंडीशंस नेमली करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल और करस्पॉन्डिंग साइड्स आर in the same ratio is not sufficient for two polygons to be similar। अब पॉलीगन की इन जनरल बात करें, जैसे कुछ बच्चे इसको मिसकॉन्सेप्शन की तरह ले सकते हैं कि अगर दो ट्राइंगल में हम देखें तो जैसे ये दो ट्राइंगल्स हैं, इनमें एंगल्स इक्वल होते थे, तो हम ये जैसे ये सपोज इस तरीके से ये एंगल इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर है, तो दोनों ट्राइंगल हमने क्या सीखा कि ट्राइंगल के केस में तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाते थे, करेक्ट है। लेकिन ये इन जनरल पॉलीगन के लिए ट्रू नहीं है, मतलब क्वाड्रिलेटरल में ऐसा नहीं होता है कि अगर दो क्वाड्रिलेटरल हैं और सारे एंगल्स अगर बराबर हो जाएं तो हम फिर कह देंगे कि सिमिलर है, ऐसा नहीं होता है। जैसे एग्जांपल के लिए आप बिल्कुल देख सकते हो कि सबसे अच्छा एग्जांपल मुझे दिखता है रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल ले लेते हैं और स्क्वायर ले लेते हैं, क्या आपको ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं। अच्छा, आपको दिख भी रहा है तो मैं देखो अभी इसको चेंज कर देता हूं तो नहीं दिखेगा आपको ये, जैसे इसको लो, ये रेक्टेंगल है, एक काम करते हैं इस रेक्टेंगल को थोड़ा सा ना बड़ा कर देते हैं, देखो ये रेक्टेंगल अभी भी है, इसके सारे एंगल्स 90 डिग्री हैं, ये भी इसके भी सारे एंगल्स 90 डिग्री हैं, आप समझ सकते हो इस चीज को। लेकिन क्या ये एक जैसे दिख रहे हैं? बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं ये, ठीक है, सिमिलर तो बिल्कुल नहीं है ये। तो एंगल बराबर होने का मतलब ये नहीं है कि दो फिगर्स जो हैं सिमिलर हो जाएंगे, ये खाली ट्राइंगल में होता है, ऐसा ट्राइंगल में ही है, ट्राइंगल ही एक ऐसा कह सकते हैं कि पॉलीगन है जिसमें ये ट्रू है, बाकी क्वाड्रिलेटरल पेंटागन में ये सब नहीं होगा, ठीक है। सेम चीज अप्लाई होता है साइड्स के प्रोपोर्शन में भी, हमने दूसरा थ्योरम देखा था कि अगर इनके साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड सेम प्रोपोर्शन में होते हैं तो हम कह सकते हैं कि सिमिलर है, लेकिन ये चीज फिर से क्वाड्रिलेटरल पे अप्लाई नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ये एग्जांपल मेरे ख्याल से ये एग्जांपल अच्छा एग्जांपल है समझने के लिए। मान लो कि ये 4 है और ये 2 है और इसके सारे साइड्स को हम 1 ले लेते हैं, तो अगर रेशियो की बात करें हम तो अच्छा खैर ये इसमें रेशियो मेरे ख्याल से आया नहीं है ना, रेशियो इस तरीके से नहीं निकला। रेशियो की बात करें अगर हम, जैसे ये अच्छा एग्जाम्पल नहीं था, एग्जाम्पल के लिए हम एक काम करते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं, एक रोम्बस बना देते हैं, ठीक है, एक रोम्बस बना दिया,
अब समझो इस बात को, इसके साइड को मैंने 3 ले लिया, सारे साइड इसके 3 हैं, इसके सारे साइड्स 1 1 1 है, तो रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3 1/3, ठीक है। इसके और इसका साइड करें 1/3 1/3, सारे रेशियो 1/3 1/3 1/3 आ रहा है क्या, लेकिन ये सिमिलर है बिल्कुल नहीं। आप समझ पा रहे होगे, ये बिल्कुल दोनों फिगर सिमिलर नहीं है, एक जैसे तो बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं, किसी एंगल से नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको समझाने की कोशिश की जा रही थी रिमार्क में दे करके। तो कंफ्यूज मत होना कि सारे एंगल्स अगर पॉलीगन के इक्वल हैं, तो ये ट्रायंगल में खाली ऐसा होता है कि सारे एंगल्स अगर इक्वल हैं तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, साइड सेम प्रोपोर्शन में है तो भी ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। ऐसा ट्रायंगल में होता है, ये क्वाड्रिलेटरल में जरूरी नहीं है या पेंटागन में जरूरी नहीं है कि ये एप्लीकेबल होगा। नाउ लेट अस टॉक अबाउट थ्योरम 6.5। इसमें कहा जा रहा है कि इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल, तो हमारे पास ABC एक ट्राइंगल है, दूसरा ट्राइंगल DEF है, इसमें एक एंगल इक्वल ले लेते हैं, एंगल A को एंगल D के इक्वल ले लेते हैं, ठीक है। और बाकी जो दो साइड्स हैं AB और DE का रेशियो और AC बाई DF का रेशियो, ये अगर इक्वल है, मतलब एंगल A एंगल D के इक्वल है और ये दो रेशियोज जो हैं ये इक्वल दिए हुए हैं, तो इससे भी कंक्लूजन ये निकाला जा सकता है कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। तो नेचुरल क्वेश्चन तो ये राइज होता है कि बाकी जो एक रेशियो है साइड का, वो BC बाई EF, वो इक्वल है या नहीं है, ये तो इसमें बात ही नहीं हुई। और साथ ही साथ एंगल B एंगल E के इक्वल है, बात ही नहीं हुई, एंगल C एंगल F के इक्वल है, बात ही नहीं हुई। तो ये बच्चों ये क्राइटेरिया है, ये क्या है, क्राइटेरिया है कि अगर आपको ऐसा कुछ दिख जाए कि एक एंगल दूसरे एंगल के इक्वल है और उस एंगल से जो साइड निकले हुए हैं, दो साइड, इस एंगल से दो साइड जो निकले हुए हैं, उन दोनों साइड के करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी अगर इक्वल है, तो हम ये क्लेम कर सकते हैं कि ये ट्राइंगल्स सिमिलर होंगे, ठीक है। ऑब्वियसली हमें इस बात के लिए प्रूव करना पड़ेगा कि एंगल B एंगल E के इक्वल होगा, एंगल C एंगल F के इक्वल होगा, साथ ही साथ जो ये AB बाई DE और AC बाई DF जो इक्वल दिया हुआ है क्वेश्चन में, मतलब सिचुएशन में दिया हुआ है, वो BC बाई EF के भी इक्वल होगा, तो वो भी हमें प्रूव करना पड़ेगा। तो तरीका वही है कि हमने जानबूझ के क्या किया है, एक ट्रायंगल छोटा ट्रायंगल ले लिया है ABC और दूसरा ट्रायंगल DEF थोड़ा बड़ा ले लिया है। तो ऑब्वियसली हम P और Q पॉइंट्स ले सकते हैं सच दैट ये इसके बराबर हो जाएगा एंड दिस AC इज इक्वल टू DQ। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर से वही बात कि ये दो ट्रायंगल्स हमने ले लिए हैं इस तरीके से, तो जैसा पिछले क्वेश्चन में किया हुआ था वैसे ही करेंगे इसमें कि PQ जो है वो EF के पैरेलल हो जाएगा, तो ट्राइंगल ABC किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, DPQ के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। फिर एंगल A जो है वो इसके बराबर आ जाएगा और B एंगल जो है E के EF के बराबर आ जाएगा। तो आई होप ये समझ में आया होगा। फिर सारे एंगल से बराबर आ जाएंगे तो ट्राइंगल तो सिमिलर हो ही जाएंगे। तो सेम लॉजिक है, वही जो पिछले पार्ट में किया था वही चीज़ यहाँ भी रिपीट हो रहा है। तो आई होप समझ में आया होगा आपको। ये क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जांपल से लिया है। कह रहा है कि फिगर 6.30 में पी एंगल को फाइंड करो, एंगल पी को फाइंड करो। तो आप देखो ध्यान से, सबसे पहली बात तो इसमें चेक करने वाली बात वो ये है कि अगर मैं ए बी अपॉन में आर क्यू लूँ, ए बी अपॉन आर क्यू लेंगे तो कितने के बराबर आएगा, ए बी अपॉन आर क्यू 3.8 बाई 7.6 कितना होता है बच्चों 1/2। ओके, ए सी बाई आर पी लें अगर तो वो कितने के इक्वल होगा 3√3 बाई 6√3, ये भी किसके इक्वल हो जाएगा 1/2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ बी सी बाई अगर पी क्यू लेते हैं तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 6/12 1/2 के इक्वल है। तो क्योंकि हमने देखा साइड्स का रेशियो की बात करें, अगर हम साइड के रेशियो की बात करें तो वो तो सब 1/2 1/2 1/2 आ रहे हैं। इसका मतलब ये बात तो पक्की होगी कि ट्राइंगल जो है वो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, ठीक है ट्राइंगल। लेकिन अब यहाँ पर एक बात देखने वाली बात ये होगी कि हम करस्पॉन्डेंस क्या लेंगे, ठीक है। मतलब किस पॉइंट का ए का करस्पॉन्डेंस किसके साथ है, बी का करस्पॉन्डेंस किसके साथ है, सी का करस्पॉन्डेंस किसके साथ है, वो हमें देखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो कि ये 3.8 है ए बी की लेंथ और आर क्यू की लेंथ जो है वो भी 7.6 है, सॉरी। तो ये इस ए बी का करस्पॉन्डेंस आर क्यू के साथ होगा, करेक्ट है। ए बी का करस्पॉन्डेंस आर क्यू के साथ होगा। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर ए बी सी अगर लिख दूं तो हमें इसको सिमिलर लिखने के लिए आर क्यू पी लेना पड़ेगा। ऑब्वियसली अब यहाँ पर आप देख सकते हो जो बी सी लेंथ है, बी सी की लेंथ कितनी है 6 और
QP की लेंथ कितनी है 12 है, तो 6 और 12 करस्पॉन्डेंस तो यही हुआ ना कि 1/2 रेशियो, तो इसे BC और PQ से आ रहा था, तो आप समझ सकते हो ये करस्पॉन्डेंस के साथ हमने यूं लिख दिया। अब यहाँ से ये ट्राइंगल दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हो गए हैं। ये बहुत एक ये कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट स्टेप था। हम अपनी मर्जी से ऐसे नहीं है कि ABC को हम RPQ के लिख देंगे, RPQ लिखेंगे तो हो गया, काम हो गया, गलत हो गया, फिर कुछ नहीं सही आएगा फिर आंसर। ठीक है, करस्पॉन्डेंस समझना बहुत जरूरी है। AB का करस्पॉन्डेंस किसके साथ है, RQ के साथ है, और QP का करस्पॉन्डेंस किसके साथ है, BC के साथ है। ठीक है, QP का करस्पॉन्डेंस BC के साथ है, तो ये चीज समझना बहुत जरूरी था। यहाँ पर थोड़ा सा ये ट्रिकी है, थोड़ा सा कह सकते हो कि कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा आपको, बट ये इंपॉर्टेंट है, इसके बिना काम नहीं चलने वाला है। तो इससे क्या समझ में आया बच्चों कि A का करस्पॉन्डेंस R के साथ है, B का करस्पॉन्डेंस Q के साथ है, और C का करस्पॉन्डेंस P के साथ है, तो ऑब्वियसली एंगल A एंगल R के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और इसमें एक चीज एंगल सम प्रॉपर्टी से बात करें तो ये कितना हो जाएगा 40 डिग्री, नहीं 80 60 140, और ये 40 हो जाएगा। तो एंगल C का करस्पॉन्डेंस एंगल P के साथ है, एंगल C एंगल P के बराबर होगा, लेकिन एंगल C तो 40 है, इसलिए एंगल P भी क्या हो जाएगा 40 डिग्री आ जाएगा आंसर। तो यही इसका आंसर होगा 40 डिग्री, इसमें यही करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। एग्जांपल मैंने एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जांपल से लिया है, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन दिया हुआ है कि अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर, इस बच्चे की हाइट है 90 सेंटीमीटर, इज वॉकिंग अवे फ्रॉम बेस ऑफ अ लैंप पोस्ट। ये लैंप पोस्ट होता है इस तरीके से, और इससे ये दूर जा रही है, मतलब इधर की तरफ जा रही है, इधर की तरफ। ठीक है, एट द स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड, स्पीड दी हुई है इसकी। तो इफ द लैंप इज 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड, ऑब्वियसली वर्टिकल होगा तो ये 3.6 मीटर ऊपर ग्राउंड के ऊपर दिया हुआ है। कह रहा है कि 4 सेकंड के बाद शैडो की लेंथ बताओ कितनी होगी। तो 4 सेकंड बाद शैडो की मतलब ये हुआ कि 4 सेकंड में तो पहले ये पता करो कि ये चलेगी कितना। ठीक है, 4 सेकंड में ये कितना चलेगी। अच्छा, इनिशियली समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि ये पहले यहाँ पर थी, बिल्कुल मतलब इसके नीचे खड़ी थी ये। ठीक है, और यहां से चल के ये BD जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसने 4 सेकंड में डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो हम ये समझेंगे कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 4 सेकंड्स इज इक्वल टू, क्या होता है बच्चों डिस्टेंस का फार्मूला याद करो, तो ये होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितना है 1.2 मीटर पर सेकंड, और इनटू में 4 सेकंड। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 4.8 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि ये 4 सेकंड में 4.8 मीटर चल लेगी, ये इतना चल के आ जाएगी। और इसकी खुद की हाइट जो दी हुई है वो कितनी है, ये जो CD की लेंथ है, CD कितनी है बच्चों, CD है 90 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर, जो कि कितना हो जाएगा 9/10 मीटर के बराबर आ जाएगा। करेक्ट है, आई होप ये समझ में आपको आया होगा। तो अब इसमें ध्यान से देखने वाली बात ये है कि ये जो ट्राइंगल है, ये छोटी सी ट्राइंगल जो है, देखो ये 90 डिग्री है, ऑब्वियसली जमीन पे खड़ी है तो वर्टिकल 90 डिग्री होगा, और ये भी 90 डिग्री है, आपको ये समझ में आ रहा होगा। और ये क्योंकि 90 डिग्री है तो पैरेलल लाइंस हो जाएंगे, तो ये जो एंगल होगा ऑब्वियसली इसके इक्वल हो जाएगा, और ये तो एंगल दोनों में कॉमन है। यहां से हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल EDC सिमिलर हो जाएगा EDA के। अगर आप इन दोनों ट्राइंगल्स को अलग अलग करके देखोगे ना, तो इस तरीके से एक ये छोटा सा ट्राइंगल दिखेगा और एक ये बड़ा सा ट्राइंगल दिखेगा इस तरीके का। ठीक है, जिसका ये पार्ट है, ये ट्राइंगल जो है इसी का तो पार्ट था, यहां से मैंने क्या किया है निकाल दिया है। तो ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में एक जैसे दिखने वाले फिगर्स हैं, तो ये आप समझ सकते हो इस तरीके से 90 डिग्री एंगल था इससे, है ना, और ये एंगल तो दोनों में कॉमन था, ये एंगल दोनों में कॉमन था। तो ये EDC जो है EBA के सिमिलर हो जाएगा। कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, AAA, AAA या AA भी कह सकते हो, बात तो एक ही है, क्योंकि दो एंगल्स इक्वल हो, तीसरा तो ऐसे इक्वल हो जाएगा। और फिर साइड सेम प्रोपोर्शन में आएंगे, तो ED अपॉन में EB, ट्राइंगल्स अगर सिमिलर हो चुके हैं तो उनके साइड सेम प्रोपोर्शन में आएंगे। दैट मीन्स ये आ जाएगा DC अपॉन में BA। तो आप समझ सकते हो यहां से ED की वैल्यू हमें नहीं मालूम है, बट EB हमने निकाला हुआ है यहां पर। EB कितना है, अच्छा EB भी नहीं पता है हमें, तो इसको चलो x ले लेते हैं, तो कितना आ जाएगा x प्लस 4.8 इक्वल टू DC की वैल्यू पता है हमें 9/10 है, अपॉन में BA कितना है 3.6 है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे अगर हम, तो ED भी x है, आई एम सॉरी, ED को हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। तो ये सिंप्लीफाई करेंगे, देखो क्या आ जाएगा, 9 के टेबल में जाएगा 0.4, और x अपॉन में x प्लस 4.8 इज इक्वल टू, अब जब सिंप्लीफाई करोगे ना इसको तो ये आ जाएगा 1/4। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 4x इज इक्वल टू x प्लस 4.8, और सिंप्लीफाई करोगे तो ये x इधर आएगा, 3x इज इक्वल टू 4.8, तो x की वैल्यू हो जाएगी 4.8/3। 4.8/3 का मतलब
1.6 मीटर आ जाएगा x की वैल्यू। तो यही तो इसकी शैडो की लेंथ है। जब बच्चा इधर जा रही है, बच्ची इधर की तरफ जा रही है तो उसकी शैडो इधर ही तो बनेगी। जैसे कोई तुम यहाँ पर खड़े हो मान लो, ठीक है, और यहाँ पर लाइट है, यहाँ से लाइट जा रही है तो तुम्हारी शैडो किधर, इधर की तरफ बनेगी शैडो, ये तुम्हारी परछाई बनेगी, है ना। समझ रहे हो इस तरीके को। तो इसी तरीके से शैडो की लेंथ जो होगी वो 1.6 मीटर हो जाएगी। तो लिखेंगे, लास्ट में लिख देंगे यहाँ पर लेंथ ऑफ शैडो इज इक्वल टू 1.6 मीटर। आई होप समझ में आया होगा। लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 6.3। इसमें कहा जा रहा है आपसे कि स्टेट विच पार्ट ऑफ द ट्राइंगल, विच पेयर ऑफ द ट्राइंगल इन फिगर 6.34 आर सिमिलर। राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरियन यूज्ड by you for answering the question and also write the pair of similar triangles in the symbolic form. सबसे पहले देखें, अगर हम इन दोनों, इस फिगर में इन दोनों ट्राइंगल्स में, तो 60 डिग्री एंगल है, 60 ये भी है, 80 है और 40 है, 40 है। तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स कन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट के लिए हम कहेंगे कि राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। तो एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज हो रहा है इसमें, तीनों एंगल्स इक्वल हैं तो ए क्राइटेरिया यूज हो रहा है सिमिलैरिटी के लिए। और साथ ही साथ अगर हम सिम्बॉलिकली लिख के दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे इसको, ABC ट्राइंगल इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। क्यों? क्योंकि ए का करस्पॉन्डेंस P के साथ है, एंगल एंगल इक्वल है, 60 यहाँ भी है, 60 यहाँ भी है, इस तरीके से। B का करस्पॉन्डेंस Q के साथ है, C का करस्पॉन्डेंस R के साथ है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। सेकेंड पार्ट की बात करें तो ध्यान से देखो, इसमें हो क्या रहा है कि AB और QR का रेशियो जो होगा, AB और QR का रेशियो है ना, AB बाई QR अगर हम फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा 2/4, मतलब 1/2। ऐसे ही अगर हम AC बाई PQ अगर फाइंड करेंगे तो ये कितना आएगा, AC बाई PQ कितना आएगा, 3/6, ये भी 1/2 आ जाएगा। और AB तो ले लिया था, BC बाई PR अगर ये लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2.5/5, तो ये भी 1/2 आ जाएगा। तो आप देख रहे हो रेशियो तो इक्वल आ रहे हैं ना, ये तीनों साइड का रेशियो सेम आ रहा है। तो ये ट्राइंगल भी सिमिलर होगा। तो क्राइटेरिया इसमें क्या यूज होगा, SSS क्राइटेरिया यूज हो रहा है, SSS। और ट्राइंगल अगर हम लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, ABC सिमिलर होगा किसके, ध्यान से देखो, AB का करस्पॉन्डेंस किसके साथ है, QR के साथ है, ठीक। तो हम यहाँ पर लिखेंगे QRP। AB का करस्पॉन्डेंस QR के साथ है और BC का करस्पॉन्डेंस किसके साथ है, BC का करस्पॉन्डेंस देखें तो PR के साथ है, ठीक है। तो इस तरीके से लिखा जा सकता है इसको, PR के साथ है तो ऑब्वियसली हम ऐसे RP या PR लिखें, एक ही बात है। तो AB का करस्पॉन्डेंस QR के साथ था, और इनफैक्ट ऐसे कहें कि A का करस्पॉन्डेंस Q के साथ है, A का करस्पॉन्डेंस Q के साथ है और B का करस्पॉन्डेंस R के साथ है। इसको आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, ध्यान से देखो, A का करस्पॉन्डेंस जो है ना वो 2 और 3 वाला है, 2 और 3 यूनिट साइड है इसमें। तो इसका डबल कर देंगे अगर तो 4 और 6 होगा, इसका मतलब Q के साथ हो गया, A का करस्पॉन्डेंस Q के साथ हो गया, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ओके, फिर हम बात करते हैं कि 2 और 2.5, तो डबल करके देखो इसमें क्या होगा, 4 और 5 डबल करेंगे तो 2 का डबल करेंगे तो 4 और 2.5 का डबल करेंगे तो 5। इसका मतलब ये हुआ कि B का करस्पॉन्डेंस R के साथ हुआ, क्योंकि कॉमन वर्टेक्स तो यही है ना, 4 और 5 का जो कॉमन वर्टेक्स होगा वही 2 और 2.5 का कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। तो B और R का करस्पॉन्डेंस होना चाहिए। तो देखो B यहाँ पर है तो मिडिल में, तो यहाँ पर भी R मिडिल में है, और ऐसे ही C का P के साथ हो जाएगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो ये हो गया क्राइटेरियन यूज्ड एंड ये हो गया सिंबॉलिकली प्रेजेंटेशन। ऐसे ही थर्ड पार्ट में अगर हम देखें तो थर्ड पार्ट में मेरे ख्याल से आप ध्यान से देखो तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये सिमिलर है ही नहीं। 3 का डबल क्या होता है, 6 होता है, 2 का डबल क्या होता है, 4 होता है। तो ये एक्चुअली में 2.7 का डबल होना चाहिए था यहाँ पर, तो वो तो है ही नहीं। तो हम इसमें हम कह देंगे कि थर्ड क्वेश्चन में नॉट सिमिलर, ठीक है, ट्राइंगल्स गिवन आर नॉट सिमिलर। फोर्थ पार्ट की बात करें अगर हम, तो आप देखो फोर्थ पार्ट में ध्यान से देखो, 70 डिग्री यहाँ भी है, 70 डिग्री यहाँ भी है, 2.5 एक साइड है तो दूसरा साइड 5 है, और एक फिर साइड जो है इसमें दूसरे पहले ट्रायंगल में दूसरी साइड जो है वो 5 है, दूसरे में 10 है, डबल हो रहा है। मतलब हम ऐसे देख सकते हैं कि mn अपॉन में QP, mn अपॉन में QP इक्वल आ रहा है 2.5/5 जो कि 1/2 के बराबर होगा। और एक बात और, ml अपॉन में QR ये भी देखा जाए तो 5/10 है, 1/2 के बराबर ही होगा। और एंगल NML इज इक्वल टू एंगल PQR के बराबर भी आ रहा है।
ठीक है, दोनों के दोनों 70 डिग्री है, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, दो साइड सेम रेशियो, दोनों दो साइड के रेशियो सेम है, और एक एंगल जो इंक्लूडिंग एंगल है दोनों साइड से MN और PQ का रेशियो ML और QR के रेशियो के बराबर है, और साथ ही साथ दोनों के इंक्लूडिंग एंगल जो है वो भी इक्वल है, तो हम यहाँ से कहेंगे SAS क्राइटेरिया यूज होगा इसमें। ठीक है, क्राइटेरिया कौन सा यूज हुआ, SAS। और सिंबॉलिकली बात करें बच्चों, तो इसमें आप देखो करस्पॉन्डेंस के हिसाब से, आप देखो N का करस्पॉन्डेंस किसके साथ होगा, P के साथ होगा, है ना। N का करस्पॉन्डेंस P के साथ होगा, तो पहले N लिख दो यहाँ पर, फिर यहाँ पर P लिख दो। फिर M का करस्पॉन्डेंस किसके साथ है, Q के साथ, तो इसमें आप M लिख सकते हो, तो यहाँ पर आप Q लिख सकते हो। और बचा हुआ कौन सा है, N M ले लिया तो L ले लेंगे, तो यहाँ बचा हुआ क्या है, R। तो ये हो गया सिमिलैरिटी। N का करस्पॉन्डेंस P के साथ कैसे ले लिया हमने, सबसे पहले तो ऐसे मेरे ख्याल से आइडियली हमें M लिखना चाहिए था। ठीक है, M का करस्पॉन्डेंस साफ साफ दिख रहा है, ये Q है, क्योंकि 70 डिग्री एंगल बन रहा है। लेकिन MN जो है 2.5 है, उसका डबल NP, मतलब ये QP में देखा जाए, M का करस्पॉन्डेंस Q के साथ हो गया, लेकिन MN जो है वो हाफ है इसका QP का, इसका मतलब N का करस्पॉन्डेंस P के साथ अपने आप हो जाएगा, और फिर ऑब्वियसली बचा हुआ पार्ट जो है इसके साथ करस्पॉन्डेंस होगा। करस्पॉन्डेंस के साथ लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सिंबॉलिकली सिमिलर ट्रायंगल जो है वो इस तरीके से लिखे जाएंगे। तो आई होप समझ में आया होगा। फिफ्थ पार्ट की अगर हम बात करें, इसमें देखें फिफ्थ पार्ट, तो आप इसमें ध्यान से देखो, एंगल तो दोनों के 80 डिग्री हैं एंगल्स, लेकिन जो इंक्लूडिंग साइड है, वो इंक्लूडिंग साइड एक में तो रेशियो 5/6 होगा, मतलब इंक्लूडिंग साइड्स का रेशियो, या यूं कहें कि यहाँ पर तो साइड गिवन है ही नहीं, तो हमें ये पता कैसे चलेगा कि ये इसकी लेंथ कितनी होगी। तो इसमें हम क्लेम कर सकते हैं कि ये SAS या फिर या कोई AA सिमिलैरिटी निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम इसमें कह सकते हैं कि सिमिलर है ही नहीं है। तो सिमिलर होने के लिए भाई ये साइड हमें पता होना चाहिए था AC, और तब रेशियो जो है वो ये रेशियो इक्वल होना चाहिए था, फिर हम क्लेम कर सकते थे। तो आई होप समझ में आया होगा आपको। इस तरीके से इसका एंगल निकालो, इसके एंगल क्या होगा, 70-80 है, तो ये एंगल तीसरा एंगल कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी से 80-70 150 नहीं सॉरी 30 होगा, ये 30 डिग्री आ जाएगा, और ऑब्वियसली ये एंगल कितना हो जाएगा, इसमें 70 हो जाएगा। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये सिमिलर तो होगा। क्राइटेरिया कौन सा लगा, AAA। ठीक है, और ट्राइंगल कौन कौन से सिमिलर होंगे, तो इसमें आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है। आप देख सकते हो कि E का करस्पॉन्डेंस Q के साथ है, तो पहले E लिख दो, फिर Q लिख दो। फिर आप इसमें देखो F का कोई करस्पॉन्डेंस R के साथ है, तो इसमें F लिख दो, इसमें R लिख दो। फिर आप देखो D यहाँ से, तो यहाँ पर D लिख दो, और इसमें क्या आएगा, P आएगा। तो ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। EFD ट्राइंगल QRP के सिमिलर है। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, FED इज सिमिलर टू FED, लिख दिया है तो RQP लिख सकते हैं, एक ही बात है, क्योंकि F का करस्पॉन्डेंस R के साथ है। नहीं तो आपका मन है अगर DEF लिखना है, तो DEF सिमिलर होगा किसके, देखो DEF लिखा है मतलब PQR के, ऐसे भी लिख सकते थे। लिखने का तरीका है, ये करस्पॉन्डेंस समझना जरूरी है। यहाँ पर तो बड़ी अच्छी बात है कि DEF जो है वो PQR के करस्पॉन्डेंस सॉरी सिमिलर हो जाएगा। D पहले आता है, E बाद में, मतलब एक अच्छा लग रहा है सुनने में, DEF PQR। बट ऑलवेज ये ट्रू नहीं होगा, कभी कभी क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए ऐसे भी दे देते हैं जहां पर ट्राइंगल DEF PQR के नहीं QRP के सिमिलर होता है। तो अगर आपने PQR लिख दिया उसकी जगह पे, तो हो गया, फिर काम हो गया, सारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन है इसका, इसमें कह रहा है कि फिगर 6.35 में ODC ट्राइंगल OBA ट्राइंगल के सिमिलर है। ODC देख सकते हो आप, ये D पॉइंट है, ODC और OBA सिमिलर है, तो ऑब्वियसली ये एंगल कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। ट्राइंगल ODC इज सिमिलर टू ट्राइंगल OBA, दैट मीन्स एंगल ODC इज इक्वल टू एंगल OBA, और ये तो 70 डिग्री दिया हुआ है, तो ये ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, ये 70 डिग्री, और ये 125 है, तो ऑब्वियसली ये लीनियर पेयर से कितना हो जाएगा बच्चों, 55। ठीक है, तो ये 55 हो गया, और ये भी 55 हो जाएगा, और ये एंगल सम प्रॉपर्टी से ये कितना हो जाएगा, 70-50 होता है, 125 है, तो 55, यस 55 हो जाएगा। तो ये 55 डिग्री आ गया आंसर इसका, तो ये भी 55 डिग्री हो जाएगा क्योंकि दिया हुआ है, ट्राइंगल सिमिलर है उसकी वजह से। तो आई होप समझ में आ गया, सारे क्वेश्चंस आ गए। DOC एंगल भी आ गया, DOC भी एंगल आ जाएगा, सारे एंगल्स आ गए इस तरीके से, DCO OA भी सारे एंगल्स निकल के आ जाएंगे।
थर्ड क्वेश्चन है इसमें। थर्ड क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD विद AB इज पैरेलल टू इंटरसेक्ट एट O। ओके, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से प्रूव करो कि ये ट्राइंगल जो साइड जो है वो इस रेशियो में होंगे। तो ये फिगर है इसका, इसमें कह रहा है कि O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है डायगोनल्स, और AB और CD पैरेलल है आपस में, ये लाइंस पैरेलल दिए हुए हैं। तो पैरेलल दिया हुआ है तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा ऑल्टरनेट एंगल की वजह से। एंगल ODC इज इक्वल टू एंगल OBA। रीजन क्या लिखेंगे इसमें, ऑल्टरनेट एंगल्स। और इसके साथ साथ ये एंगल जो है इसके भी इक्वल हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। DOC इज इक्वल टू एंगल AOB। इसका क्या रीजन लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो ट्राइंगल DOC सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल BOA के। क्राइटेरिया कौन सा यूज हुआ, बाय AA क्राइटेरिया, बाय AA क्राइटेरियन। आई होप समझ में आया होगा। और फिर ये दोनों ट्राइंगल्स अगर सिमिलर हो गए तो साइड इनके सेम प्रोपोर्शन में होंगे। यहां पर लिख रहा हूं साइड सेम प्रोपोर्शन में, मतलब OD बाय या DO बाय BO इज इक्वल टू OC बाय OA। ठीक है, उसको उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो OC बाय OA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी OA बाय OC क्या हो जाएगा, OB बाय OD। अच्छा, BO को OB भी लिख सकते हैं ना, BO को OB भी लिख सकते हैं और DO को OD भी लिख सकते हैं, इसलिए मैंने ऐसा किया है, हेंस प्रूव्ड। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। तो आई होप समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें देखो फिगर दिया हुआ है और लिखा हुआ है QR बाय QS की वैल्यू जो रेशियो है वो QT बाय PR के इक्वल है और एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। जैसे ही एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होगा तो आप PQS ट्राइंगल में देखो, है ना, इन ट्राइंगल PQS, अगर PQS ट्राइंगल में देखें तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, तो क्लियरली जो PR की वैल्यू होगी वो PQ के बराबर हो जाएगी, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल हो चुका है ये, तो ये लिख सकते हैं। अच्छा, जो रिलेशन दिया हुआ है QR बाय QS, QT बाय PR, तो अब ये PR को हम रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, QP के साथ। तो हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा वो ये रिजल्ट आ जाएगा, देख सकते हो आप ये। ठीक है, QR बाय QS, ध्यान से देखना, QR अपॉन में QS इक्वल टू QT, ये रहा QT पूरा लेंथ, और अपॉन में QP। तो आप समझ सकते हो तो ये BPT फॉलो कर रहा है, BPT फॉलो कर रहा है दैट, या यूं कहें कि ये सिमिलर ट्राइंगल्स का भी सिमिलर ट्राइंगल्स भी हैं ये दोनों। जब BPT फॉलो होता है तो सिमिलर तो हो ही जाते हैं। जैसे ये एक ट्राइंगल है और जैसे ये सपोज दूसरा ट्राइंगल हमने बना दिया और ये BPT को फॉलो कर रहा है, तो क्लियरली जो अपर ट्राइंगल है और ये जो बड़ा सा ट्राइंगल है मेन ट्राइंगल, वो दोनों आपस में सिमिलर ही होंगे नेचुरली। क्यों, क्योंकि इसमें एक एंगल कॉमन है, ये एंगल 1 जो है, जो कि हम PQS कह सकते हैं या TQS कह सकते हैं, दोनों कॉमन एंगल्स हैं और साइड सेम प्रोपोर्शन में आ गया, तो ये क्लियरली सिमिलर ट्राइंगल हो जाएंगे SAS क्राइटेरिया से। तो आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर। इसमें कहा जा रहा है कि SN TR पॉइंट्स ऑन PR एंड QR ऑफ ट्राइंगल PQR। तो ये हमारा PQR ट्राइंगल है, इसमें T हमने QR साइड के ऊपर ले लिया, S पॉइंट हमने PR साइड के ऊपर ले लिया, और जी RTS जो एंगल है लिखा हुआ है क्वेश्चन में, RTS एंगल P के इक्वल है, तो ऑब्वियसली ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। और ये जो एंगल है ये तो दोनों ट्राइंगल्स में, ये छोटा जो ट्राइंगल TSR है और ये बड़ा सा जो ट्राइंगल है उसमें कॉमन एंगल है, तो हम यहाँ से क्लेम कर सकते हैं कि ये ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। कैसे, हम यहाँ से लिखेंगे कि इन ट्राइंगल PQR एंड ट्राइंगल STR, अगर ध्यान से देखा जाए तो एंगल QPR इज इक्वल टू एंगल STR। ये क्यों, ये तो गिवन है, ठीक है। और एंगल R, या यूं कहें कि एंगल R इज कॉमन, हाँ ऐसे लिख दो, एंगल R इज कॉमन, देयरफॉर ट्राइंगल PQR इज सिमिलर टू, ध्यान से देखो करस्पॉन्डेंस देखो किसका किसके साथ है, P का करस्पॉन्डेंस T के साथ है, तो पहले T आएगा, Q का करस्पॉन्डेंस S के साथ होगा, क्योंकि R तो दोनों में कॉमन है ना, तो इसलिए S लिखेंगे, TSR। ये हो गया, ट्राइंगल जो है ये सिमिलर हो जाएंगे बाय एंगल सिमिलैरिटी, एंगल क्राइटेरिया। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, इस तरीके से करना था इस क्वेश्चन को। 6th क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है कि फिगर 6.37 में ABE ट्राइंगल और ACD ट्राइंगल ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो आपको प्रूव करना है ADE और ABC सिमिलर होंगे। तो जैसे ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ये ट्राइंगल्स, आप ध्यान से देखो,
ये देखो कलर कर दिया मैंने इस तरीके से, ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स दिए हुए हैं तो ऑब्वियसली साइड्स इक्वल हो जाएंगे, ए बी इक्वल हो जाएगा ए सी के, ए बी सी डी के, और ए इक्वल हो जाएगा ए डी के। अब ध्यान से देखो ए डी बाई ए बी की हम वैल्यू निकालते हैं, तो ए डी बाई ए बी की जो वैल्यू निकालेंगे तो ए डी बाई ए बी जो है वो ए ई बाई ए सी के इक्वल हो जाएगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि ए डी जो है वो इक्वल है ऑलरेडी ए ई के, और ए बी को हम लिख सकते हैं ए सी के बराबर। तो ए डी बाई ए बी ए ई बाई ए सी के इक्वल है। ए डी बाई ये पूरी लेंथ ए बी इज इक्वल टू ए ई बाई ए सी के इक्वल है, और ये कॉमन एंगल तो है ही, देख ही सकते हो एंगल ए कॉमन है। देयरफॉर ट्राइंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। क्राइटेरिया कौन सा यूज हुआ इसमें? एस ए एस, दो साइड जो है उनका रेशियो सेम है, कॉमन एंगल जो है इंक्लूडिंग एंगल जो है वो भी इक्वल है दोनों के। एस ए एस क्राइटेरिया से ये ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो यही प्रूव करना था आपको। 7th क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ऑल्टीट्यूड सी डी and AD and CE are of triangle intersect each other at point P। ओके, ये P पॉइंट पे कट कर रहे हैं इंटरसेक्ट ऑल्टीट्यूड्स, तो हमें प्रूव करना है AEP और CDP सिमिलर होंगे। तो सिमिलैरिटी के लिए क्या करते हैं बच्चों? सिमिलैरिटी के लिए तो आप प्रूव करते हो ना ये कि एंगल्स इक्वल होने चाहिए, या साइड सेम प्रोपोर्शन में होनी चाहिए, या दो साइड सेम रेशियो में होनी चाहिए, इंक्लूडिंग एंगल इक्वल होना चाहिए। तो इन्हीं में से कोई क्राइटेरिया देखो कि कहाँ यूज हो रहा है। तो AEP, सबसे पहले तो AEP को आइडेंटिफाई करो। ये ट्राइंगल आपका दिख रहा होगा AEP है ये, ठीक, ये AEP ट्राइंगल ये रहा, एंड दूसरा ट्राइंगल कौन सा है? CDP। तो CDP ये है, देख पा रहे हो आप। तो इसमें अगर हम देखें तो अलग अलग करके ट्राइंगल्स को ध्यान से देखो, तो ये एंगल तो इसके बराबर होगा दोनों एंगल्स, और इसमें ये 90 है और ये भी 90 है, तो ट्राइंगल हो गए सिमिलर। हम कह सकते हैं इन ट्राइंगल्स CDP एंड AEP। ध्यान से देखें अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स में, तो एंगल EPA इज इक्वल टू एंगल CPD। ठीक है, ये एंगल्स कौन से क्यों इक्वल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। ठीक है, ऑल्सो एंगल PDC इज इक्वल टू एंगल PEA 90 डिग्री ईच। ये दोनों एंगल्स जो है ये दोनों के दोनों 90 डिग्री हैं। देयरफॉर ट्राइंगल PEA is equal to similar to triangle PEA is similar to PDC। करस्पॉन्डेंस के साथ लिखना होगा, P का करस्पॉन्डेंस P के साथ है, E का करस्पॉन्डेंस देखें अगर हम तो 90 है यहाँ पर, तो D पे 90 है, इसलिए E का करस्पॉन्डेंस D के साथ है। क्राइटेरिया कौन सा यूज हुआ? एंगल क्राइटेरिया। तो ये फर्स्ट पार्ट था इसका। ऐसे ही ABD को CBE के इक्वल सिमिलर दिखाना है। तो आप देखो इसमें कि ABD ट्राइंगल में अगर हम देखें तो ये भी देखो 90 डिग्री एंगल है। ठीक है, और CBE ट्राइंगल में देखें अगर हम तो यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है, और B तो दोनों में कॉमन है। इस वाले ट्राइंगल में भी अगर देखा जाए तो कॉमन है, देख पा रहे हो, इस ट्राइंगल में भी कॉमन है एंड इस ट्राइंगल में भी कॉमन है दोनों एंगल। तो इस तरीके से कर सकते हैं। एंगल सिमिलैरिटी से ये भी हो जाएगा। सेम लॉजिक से यहाँ पर AEP, तो AEP ये वाला ट्राइंगल है, ठीक, और उसको ADB के सिमिलर करना है। ADB सिमिलर कौन सा? हाँ, तो ये इसमें देखो क्या कौन सा हो, ये 90 डिग्री यहाँ भी है, ADB में ये भी 90 डिग्री है। अब दोनों में कोई कॉमन एंगल है क्या? दोनों में ये रहा कॉमन एंगल, ये दोनों में है, इस ट्राइंगल में भी है, ADB में भी है, और साथ ही साथ ये छोटा ट्राइंगल जो APE है उसमें भी है। तो आप समझ सकते हो इस तरीके से आसानी से। ये अगला वाला क्वेश्चन भी सेम ही होगा, ऐसे ही करना है। इसको भी देख लेते हैं, चलो इसको भी। इसमें क्या लिखा हुआ है? सॉरी, PDC ट्राइंगल को PDC देख लो कहाँ पर है। ये छोटा सा ट्राइंगल जो PDC आपको दिख रहा है ये है PDC, और BEC अगर हम बात करें तो BEC तो आपको दिख रहा होगा। ये दोनों छोटे वाले ट्राइंगल में और बड़े वाले ये इस ट्राइंगल में भी दोनों में ये कॉमन एंगल है, और यहाँ एक 90 है, यहाँ एक 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो हो गया, बस खत्म। तो इस तरीके से ये सिमिलर हो जाएगा। मैं लास्ट के 4 क्वेश्चंस ले लेता हूँ। जैसे देखो इसमें 13th क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इफ D इज अ पॉइंट ऑन साइड BC ऑफ अ ट्राइंगल ABC such that ADC is equal to BAC, then prove that CA square is equal to CB into CD। सो ये देख सकते हो, ये फिगर बना दिया मैंने। ABC ट्राइंगल है, D उस पे पॉइंट है कहीं पर, सच दैट ये जो एंगल है ये पूरे एंगल के इक्वल है, एंगल A के इक्वल है। मतलब BAC एंगल ADC एंगल के इक्वल दिया हुआ है। और ध्यान से देखो तो ये छोटा जो ट्राइंगल ADC है उसमें C एंगल है, और बड़ा सा जो ट्राइंगल है BAC तो उसमें भी C एंगल है। दोनों में एंगल C कॉमन है, इस छोटे वाले ट्राइंगल में भी बड़े वाले ट्राइंगल में भी देखा जाए तो C एंगल कॉमन है। तो हो गया, सिमिलर ट्राइंगल्स हो गए ये। ABC कौन कौन से ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे? इस तरीके से देखें तो ABC सिमिलर हो जाएगा DAC के।
करस्पॉन्डेंस के साथ ए एंगल जो है एपीसी ट्रायंगल में जो ए एंगल है वो डीएसी ट्रायंगल में डी एंगल के बराबर है, इसलिए ए का करस्पॉन्डेंस डी के साथ होगा, बी का करस्पॉन्डेंस ए यहाँ पर इसके साथ होगा, डीएसी में ए के साथ ए पॉइंट के साथ होगा, और साथ ही साथ सी का करस्पॉन्डेंस अगर बात करें तो सी के साथ ही होगा, क्योंकि सी तो दोनों में कॉमन एंगल है। तो एंगल सिमिलैरिटी से सिमिलर हो गए, फिर साइड सेम प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। ए बी बाई, जब सिमिलर हमने प्रूव कर दिया तो साइड तो सेम प्रोपोर्शन में होंगे ही नेचुरली, तो ए बी बाई डी ए इज इक्वल टू बी सी बाई ए सी हो जाएगा, और फिर ए सी बाई डी सी भी हो जाएगा। अब इन दोनों रिलेशंस को देखो, इन दोनों रेशियो को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो ये आ जाएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से बी सी इंटू डी सी, यही प्रूव करना था इसमें। सी बी इंटू सी डी लिखा हुआ है, तो सी बी को हम बी सी भी लिख सकते हैं और सी डी को डी सी भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। तो ये इस तरीके से प्रूव हो जाएगा इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखो इसको। इसमें कहा जा रहा है आपसे कि साइड ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स पी क्यू पी आर एंड मीडियन पी एम ऑफ अनदर ट्राइंगल पी क्यू आर। तो प्रूव करो ए बी सी पी क्यू आर के सिमिलर होगा। मतलब आपसे ये मीडियन का मतलब होता है अपोजिट साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, तो ये आपका इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, दैट इज पी डी डी सी के बराबर होगा एंड क्यू एम जो है वो एम आर के बराबर होगा। और साथ ही साथ आपको ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर इज इक्वल टू ए डी बाई पी एम, ये दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में। तो सबसे पहले इसको प्रूव करने के लिए छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करना है आपको, इसी फिगर में ए डी को एक्सटेंड करते हुए एक्स तक ले जाएंगे ताकि ए डी और डी एक्स बराबर हो। ऐसे ही इस ट्राइंगल में भी पी एम को एक्सटेंड करेंगे वाई तक ताकि पी एम और एम वाई इक्वल हो। अब इसमें ट्राइंगल्स ए बी डी और डी एक्स सी को देखो, ये ए बी डी को और डी एक्स सी को देखोगे, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, क्योंकि बी डी डी सी के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये मीडियन था तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, बी डी डी सी बराबर होंगे, और ए डी तो हमने डी एक्स के इक्वल ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट किया ही हुआ है, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, देख सकते हो आप। तो ये दोनों ट्राइंगल ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ इसी तरीके से ये ट्राइंगल्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ए बी को हम सी एक्स के इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है, और एंगल बी ए डी जो है वो सी एक्स डी के इक्वल हो जाएगा। ये जो एंगल है बच्चों, ये जो एंगल है आपका वो इसके इक्वल हो जाएगा। रुको, इसको मैं दूसरे कलर से मार्क करता हूँ। ये रेड कलर वाले एंगल्स जो हैं ये इक्वल हो जाएंगे, ये एंगल और इसके इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली ये सेम लॉजिक इसमें भी लगेगा और ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। ओके, अब हम बात करते हैं कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए बी बाय, अच्छा इसमें भी वैसे ही पी क्यू जो है आर वाई के इक्वल हो जाए, जैसे इसमें ए बी सी एक्स के इक्वल होगा सी पी सी टी से, ठीक है। क्यों? दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया है तो ए बी तो सी एक्स के इक्वल होगा ही, और इन दोनों ट्रायंगल्स को भी सेम लॉजिक से कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो पी क्यू भी आर वाई के इक्वल हो जाएगा और ये एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। इन्हीं दो एंगल्स को इक्वल लिया है, वैसे देखा जाए तो ये एंगल भी इसके इक्वल होगा और ये एंगल जो है वो भी इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है, बट उसका हमें कंसिडर नहीं करना है क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। अब हम वापस आते हैं कि क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो साइड्स का रेशियो है और मीडियन का रेशियो इक्वल है, मतलब ए बी बाई पी क्यू, ए सी बाई पी आर, ए डी बाई पी एम वो इक्वल दिया हुआ है, जैसा मैंने लिखा था यहाँ पर। अब समझो, ए बी तो हमने इक्वल कर दिया है सी एक्स के, ठीक है, पी क्यू को हमने इक्वल कर दिया है किसके, पी क्यू किसके इक्वल होगा, आर वाई के, तो सी एक्स और आर वाई से इन दोनों वैल्यूज को रिप्लेस कर दो। अच्छा, ए डी बाई पी एम को ना हम ए एक्स बाई पी वाई लिख सकते हैं, कैसे समझो इस चीज को। ए डी बाई पी एम को हम 2 ए डी बाई 2 पी एम लिख सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, बट 2 टाइम्स ए डी किसके इक्वल होगा, 2 टाइम्स ए डी हो जाएगा ए एक्स के, क्योंकि ए डी डी एक्स बराबर है। तो ए डी डी एक्स अगर इक्वल होंगे तो ऑब्वियसली 2 टाइम्स ए डी को हम ए एक्स लिख सकते हैं, तो ए एक्स बाई पी वाई हो जाएगा। मतलब ए डी बाई पी एम जो है वो रिप्लेस हो सकता है किससे, ए एक्स बाई पी वाई के। अब आपको देखो इसमें इंटरेस्टिंग थिंग कि सी एक्स डिवाइडेड बाई आर वाई ए सी बाई पी आर इज इक्वल टू ए एक्स बाई पी वाई। तो ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं ए एक्स सी और पी वाई आर, ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे। आई होप समझ में आया होगा ये आपको। इसके बाद क्या करना है बच्चों, ये दोनों ट्रायंगल जब सिमिलर हो जाएंगे तो एंगल्स भी कुछ एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। कौन कौन से एंगल्स इक्वल हो जाएंगे सोचो। ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये मतलब एक्स ए सी एंगल वाई पी आर के इक्वल हो जाएगा, करेक्ट है। एक्स ए सी जो है वो वाई पी आर के इक्वल हो जाएगा। तो एक सेकंड के लिए मान लो कि इस एंगल को मैं नाम दे देता हूं एक्स, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा, और ये दोनों तो पहले से ही इक्वल है, ये वाई है तो ये भी वाई हो जाएगा। अच्छा सॉरी, ये दोनों अभी इक्वल नहीं है। बेसिकली क्या होगा कि ये जो एंगल है ये, अच्छा रुको दूसरा कलर यूज करता हूं मैं,
हाँ, तो इसमें देखें अगर हम, तो ये जो y एंगल था ये तो इसके इक्वल होगा। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर ये है, ये y था तो ये तो y डेफिनेटली होगा, कोई इशू नहीं है इसमें। ये y के इक्वल होगा कि नहीं होगा ये अभी मुझे नहीं लिखना चाहिए था। ये एक्चुअली y के इक्वल क्यों होगा पता है? होगा तो, बट क्यों होगा? क्योंकि आप ध्यान से देखो तो ये दोनों एंगल्स क्यों इक्वल थे? क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट थे, जिसकी वजह से ये दोनों एंगल इक्वल थे। अब ये एंगल इसके इक्वल कैसे हो जाएगा, या यूं कहें ये एंगल इसके इक्वल कैसे हो जाएगा? तो वेरी सिंपल, अभी हमने सिमिलर प्रूफ किया है इसको। तो ये y है तो ये भी y हो जाएगा, ठीक है? तो ये भी y हो जाएगा नेचुरली, और ये दोनों तो भी इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, PRY और ACX सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, ठीक है? तो जिसकी वजह से ये दोनों एंगल्स इक्वल x हो जाएंगे, और ये y और ये y होगा क्यों? क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल थे, उसकी वजह से ये दोनों इक्वल थे। लेकिन ये इसके इक्वल हो जाएगा क्यों? क्योंकि दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। और ये इसके इक्वल क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स थे, ठीक है? तो अल्टीमेटली एंगल ए जो है किसके इक्वल आ जाएगा? एंगल ए एंगल पी के इक्वल आ जाएगा। और दो साइड तो सेम रेशियो में थे ही, ए बी बाई ए सी या ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर तो थे ही। ऑलरेडी वी हैव ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर, ठीक है? तो दो साइड सेम रेशियो में है, एंगल्स इक्वल हमने दिखा दिया, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। 15th क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ है कि अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट्स अ शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। ये सिचुएशन दी हुई है। एट द सेम टाइम का मतलब ये होता है कि जैसे ये एक मान लो पोल है और ये आपका टावर है, तो इसमें जो एंगल जो बनेगा वो एंगल्स इक्वल होंगे। सेम मोमेंट पे दो वर्टिकल जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनमें एंगल जो बनेगा शैडो के बीच में, इस तरीके से ये देख सकते हो आप, इस तरीके से ये जो एंगल बनता है ये सेम ही होता है। मतलब इसमें ऐसे भी कहते हैं इसको कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन सेम रहता है, तो इसीलिए सेम एंगल बनेगा। ये एंगल और ये एंगल सेम रहेगा, मतलब ट्राइंगल्स दोनों सिमिलर होंगे अल्टीमेटली। यहाँ पर लिखा नहीं है कहीं पर ट्राइंगल सिमिलर है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो अगर ये शैडो है और ये कह सकते हैं ऑब्जेक्ट का टॉप पॉइंट है, तो एक इमेजिनरी लाइन जो कि ये ज्वाइन करेगा इसको, ये शैडो का एंड पॉइंट और ये एंड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, तो जो एंगल बनेगा दोनों ही फिगर्स में वो इक्वल होगा, एंगल जो बनेगा वो। तो ये 6 है और 4 है, और इस तरीके से ये 28 है, और ये हमें हाइट पता नहीं है तो इसको x ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये लेट ए बी एंड डी ई रिप्रेजेंट पोल एंड टावर रेस्पेक्टिवली, देन ट्राइंगल ABC विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, और फिर साइड सेम प्रोपोर्शन में आ जाएंगे, रेशियो सेम होगा, और फिर x की वैल्यू आ जाएगी। तो यही आपका हाइट हो जाएगा इस केस में। तो 16th क्वेश्चन में जो दिया हुआ है आप देख सकते हो इस तरीके से कि AD PM मीडियंस हैं, AD और PM मीडियन है, तो ऑब्वियसली ये जो साइड की लेंथ बाइसेक्ट होगा, साइड QR साइड जो है बाइसेक्ट हो जाएगा, BD DC बराबर होंगे, QM MR बराबर होंगे। अब इसके बाद जो है ट्राइंगल ABC सिमिलर दिया हुआ है PQR के, तो इसका मतलब तो ये है कि साइड सेम प्रोपोर्शन में होंगे, फिर AB बाई PQ को हम BC बाई QR लिख सकते हैं। वैसे तो AC बाई PR भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पर AC बाई PR का लिखने का कोई रोल नहीं है, इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया है। अब AB बाई PQ को आप BC बाई QR की जगह पे BD बाई QM लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि BC को ना 2BD लिख सकते हैं और इसको 2QM लिख सकते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो BD बाई QM आ जाएगा, क्योंकि BD जो है वो BC बाई 2 है और QM QR बाई 2 है। रिप्लेस कर सकते हैं वैल्यू को, और एंगल B तो एंगल Q के इक्वल ही होगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर दे रखा है, तो सिमिलर दे रखा है तो इसका मतलब एंगल तो इक्वल होंगे ही ना, B एंगल Q के इक्वल होगा ही। ओके, फिर ये अब देखो ये B एंगल Q के इक्वल है, और ये रेशियो साइड का जो रेशियो है AB बाय PQ वो BD बाय QM के इक्वल आ गया, इंक्लूडिंग एंगल भी इक्वल आ गया। तो ट्राइंगल्स ABD और PQM सिमिलर हो जाएंगे, और फिर जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे तो इनके साइड का रेशियो जो होगा वो भी सेम, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो होगा वो भी सेम होगा। दैट मींस AB बाई PQ की वैल्यू BD बाई QM के बराबर होगा, लेकिन BD बाई QM मैंने नहीं लिया है क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। तो AB बाई PQ इज इक्वल टू AD बाई PM ले लिया हमने, यही हमें प्रूव भी करना है। तो ध्यान से देखो ऊपर, यही प्रूव करना था, तो ये प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड।